हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है। तो आप जूनियर क्लास से पढ़ क्या होगा कि चेंज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है वो है फिजिकल चेंज और दूसरा जो है वो है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस ऐसा चेंजेस होते हैं जिनमें कोई भी परमानेंट चेंज हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, ये परमानेंट चेंज होते हैं। परमानेंट चेंज का मतलब कि ये चेंज होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, मतलब जो इनका फॉर्म होगा उसको दोबारा हम लोग उस स्टेट पे नहीं ला सकते हैं। और जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो इनका ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें हम सब्सटेंस को वापस से फिर रिटेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे आप देख सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे आइस को हम लोग वापस से वाटर में बदल सकते हैं या फिर वाटर को दोबारा हम लोग आइस में बदल सकते हैं। यहाँ पे देखो केमिकल चेंज का एक एग्जांपल दिया बेटा, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर जो है वो एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। जब हम लोग पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर जो है वो कार्बन में बदल जाता है और उसको वापस से हम लोग फिर पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा बेटा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। देखिए, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा वो किसके कारण हो रहा है, वो केमिकल चेंज के कारण हो रहा है। मतलब हम लोग को जो पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, उसका स्टार्टिंग हुआ केमिकल चेंज से। कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन भी वहाँ पर हो रहा है। अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या है ये समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस in which new substances with new properties are formed। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नया सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, फॉर्म होगा, जिसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो भी क्या होगा, पुराने वाले सब्सटेंस मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे अलग होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक परमानेंट चेंज है और हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा जिसका प्रॉपर्टी जो है वो इनिशियल सब्सटेंस से अलग रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल देखेंगे केमिकल रिएक्शन का, जो हमारा एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एक्टिविटी 1.1 में, मैग्नीशियम रिबन का बर्न करना। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ है डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। मैग्नीशियम रिबन जो है बेटा वो कैसे बर्न करता है, वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और एक वाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है। ये पाउडर जो बेटा, यही पाउडर होता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब पहले समझते हैं कि मैग्नीशियम क्या है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मैग्नीशियम जो है बेटा, ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट कर जाएगा बेटा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो बर्न हो रहा है, ये बर्न होने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो मैग्नीशियम है। ठीक है, और इसको रिबन बोला जाता है क्योंकि रिबन के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग इसको मैग्नीशियम रिबन बोल देते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और बर्न करने के बाद ये वाइट कलर के पाउडर में बदल जाता है। तो जो वाइट कलर का पाउडर बनता है बेटा वो क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा है, तो ये वाइट कलर का होता है और इसका नेचर कैसा है, तो ये पाउडर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो चेंज हो रहा है बेटा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है इसका प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपस में कंबाइन होकर के बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे बिल्कुल भी अलग है। मतलब कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका प्रॉपर्टी ना कि ऑक्सीजन से मैच कर रहा है और ना ही मैग्नीशियम से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बना है। तो ऐसा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से पूरा अलग रहेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो क्या बेटा, ये दोनों रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या बेटा, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी था हमारा एनसीईआरटी बुक का, एक्टिविटी आई थिंक 1.1 है, सबसे पहला एक्टिविटी है। और इसमें हम लोग को बस बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है,
और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है, व्हाइट कलर है। अब समझते बेटा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक हम लोग जनरल केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो A + B बिकम्स C+D, ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पर A B जो होगा बेटा, ये क्या होता है, ये होता है आपको रिएक्टेंट। ये होता है रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्ट करेंगे उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हम लोग को न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ मिलता है इसको हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब देखिए, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के कारण जो नया प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, या फिर नया सब्सटेंस जो मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं। अभी पीछे हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था बेटा, बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर बैलेंस करना है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे होता है, फिलहाल ऐसे आप लोग को लिख देते हैं बस। देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये दोनों ये है रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपको रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या बेटा, ये है आपको प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्शन में पार्ट लिया वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुआ वो हो गया आपको प्रोडक्ट। ठीक है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कैसे रिएक्ट करता है, कंपाउंड फॉर्मेशन आप लोग 9 में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो दोबारा से 9 को एक बार पढ़ लेना। 9 में आप लोग को केमिस्ट्री सेक्शन में बहुत अच्छा से बताया गया है। चलो एक बार देख ही लो ये भी। मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 है, तो +2 आ जाएगा बेटा। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का आपको 8 है, तो आ जाएगा आपको यहाँ पे -2। दोनों कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो बन जाएगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, जो कि रिएक्शन में पार्ट लिया है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो बेटा अब देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब देखिए कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसका कुछ फीचर्स होना चाहिए, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जिसको देख करके हम लोग ये पता लगा सकें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एक एग्जांपल देख लो। अगर हम लोग जिंक एक मेटल है, इसको हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड में मिला देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इसको अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट, और कौन सा गैस, H2 गैस निकले यहाँ पे। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है कि मेटल को अगर हम लोग एसिड में मिलाते हैं तो इन जनरल क्या होता है कि मेटल जो है वो क्या बना देता है, मेटेलिक सॉल्ट बना देता है, और हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो H2 है बेटा, ये क्या है, ये गैस इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैस का जो इवोल्यूशन है वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट जो होते हैं ये होते हैं इनसोल्यूबल, ये होते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब ये इनसोल्यूबल सॉल्ट्स क्या है, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हम लोग को कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट बोल देते हैं। आगे चल के आप लोग को पता चलेगा कि जनरली वो क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो होंगे वो सॉल्ट्स ही होंगे। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एग्जांपल कि लीड नाइट्रेट को जब हम लोग PbNO3(2), ये आपको लीड नाइट्रेट है बेटा, हाँ ये है लीड नाइट्रेट। इसको जब हम लोग बेटा रिएक्ट करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI, ये है आपको पोटेशियम, ये आपको पोटेशियम आयोडाइड। इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है आपको लीड आयोडाइड PbI2 प्लस
पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अभी क्या है ये 3 बेटा, हाँ बन जाता है हम लोग को पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। ये जो बेटा हम लोग को लीड आयोडाइड मिला ना, ये क्या है, ये है आपको प्रिसिपिटेट। इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर है बेटा येलो। ठीक है, और कैसे होता है ये होता है इनसोल्यूबल, ये होता है इनसोल्यूबल। अभी देखो यहाँ पर एक ही साथ आप 2 एग्जाम्पल को समझ सकते हो, सॉरी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हो। पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट और दूसरा है चेंज इन कलर। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो येलो सब्सटेंस बना है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस लीड आयोडाइड, वो क्या है, ये है आपको एक प्रिसिपिटेट। ठीक है, दूसरा चेंज इन कलर भी हो रहा है। कैसे चेंज इन कलर हो रहा है, जो आपको लीड नाइट्रेट है, ये लीड नाइट्रेट जो है इसका कलर होता है ये कलरलेस है, ये कलरलेस होता है। और जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी होता है बेटा आपको कलरलेस। और दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो दोनों मिल करके बनाता है आपको लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें लीड नाइट्रेट का कलर कैसा हो जाता है बेटा, इसका कलर हो जाता है येलो, जो कि हमारा थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक केमिकल रिएक्शन का, उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक्टिविटी में दिया है, लेकिन आपको इसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। ये इक्वेशन आप नोट कर लेना, इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 लगा दो, अब ये टोटली बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग आगे पढ़ेंगे, फिर भी बैलेंस कर दे रहे हैं समझने के लिए आप लोग को। तो ये आप कॉपी कर लेना यहाँ से, ये एक्टिविटी आई थिंक 1.2 या फिर 1.3 में होगा, तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इससे पहले वाला जो था आपको जिंक वाला, उसको वो आई थिंक एक्टिविटी 1.2 या फिर 1.3 दोनों ये आगे पीछे ही है। ठीक है, इसको आप लोग मिला लेना। नेक्स्ट जो है बेटा वो है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। ये भी सेम एक्टिविटी जो हम लोग ऊपर देखे थे ना, जिंक वाला, जिंक को H2SO4 में, इसको डाइल्यूट लिख दो, ये डाइल्यूट में रहता है। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 मिल रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। साथ ही साथ जिस सिस्टम में इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे थे ना, उस सिस्टम को अगर आप टच करके देखोगे तो सिस्टम जो है वो हल्का सा वार्म हम लोग को फील कराएगा, हल्का सा छुएंगे तो वार्मथ हम लोग को महसूस होगा, जो कि बता रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर आप बोल सकते हो। लास्ट जो है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलरलेस लिक्विड था। ठीक है ना, लीड नाइट्रेट जो था वो कलरलेस लिक्विड था, और आपको पोटेशियम आयोडाइड भी कैसा था, कलरलेस लिक्विड था। और दोनों रिएक्ट करा करके क्या बना, हमको मिला लीड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का इनसोल्यूबल था। और कैसा था, इनसोल्यूबल है मतलब कैसा होगा इसका स्टेट, इसका स्टेट होगा बेटा सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट भी हम लोग को देखने को मिल गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो ये मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा जो है वो चेंज इन स्टेट। पांचों जो है बेटा वो हम लोग यहाँ पे ये 2 एक्टिविटी की मदद से ही आसानी से समझ गए हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा कमेंट में बता देना, ये एक्टिविटी को हम अलग से एक्टिविटी के फॉर्म में या फिर प्रैक्टिकल फॉर्म में हम आप लोग को ये एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते बेटा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो एक सिंपल सा मेथड है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंपल और फॉर्मूला के मदद से एक्सप्लेन कर सके या फिर उसको रिप्रेजेंट कर सके। देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या बोला गया कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को हम फॉर्मूलाज और सिंबल का मदद से अगर उसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर सके तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम रिबन को क्या किए थे, हम बर्न किए थे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन गया था बेटा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हर बार हर इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है,
बार बार लिखना वर्ड के फॉर्म में इतना लंबा चौड़ा, ये थोड़ा सा रिलायबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल और फॉर्मूलाज का हेल्प लेते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे सब ये लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको रिएक्ट हैंड साइड में सब कैसा है, सिंबल के फॉर्म में ही लेंगे क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। इधर हम लोग फॉर्मूला का फॉर्म लेंगे, क्यों, क्योंकि कंपाउंड के फॉर्म में है। देखिए मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, और ऑक्सीजन को लिखते हैं बेटा डाई एटॉमिक फॉर्म में है। जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कैसा है, डाई एटॉमिक फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसको AO2 लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करना तो यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए। तो ये हो गया बेटा आपका केमिकल इक्वेशन। ये जो था ऊपर वाला ये है वर्ड इक्वेशन, और ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं, ताकि वर्ड इक्वेशन को ज़्यादा रिलायबल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके, छोटा बनाया जा सके और समझने में आसानी हो सके। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वाटर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमको वर्ड इक्वेशन दिया है। इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, हाइड्रोजन जो है ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में हमारा एयर में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ऐसे लिख देते हैं। बन गया आपको वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, वाटर का फॉर्मूला है H2O। यहाँ पर बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इधर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो ये हम लोग बैलेंसिंग करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो चलेगा, बस इसको आप लोग ध्यान से देख लो कि हो क्या रहा है। हो रहा है बस इतना कि एक केमिकल इक्वेशन को हम एक वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का सिखा रहे हैं, बस इतना ही। आगे जो होगा वो कैसे बैलेंस हो रहा है ये हम लोग अलग से एक वीडियो में देख लेंगे कि बैलेंसिंग है, केमिकल इक्वेशन बना देंगे एक वीडियो, उसमें ज़्यादा डिटेल में आप लोग को समझा देंगे कि बैलेंस एटम्स को काउंट करके कैसे करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं केमिकल इक्वेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूलाज के मदद से लिखने का एक सिंपल सा तरीका है। अब देखते हैं बेटा, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग कितना भाग में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा जो है बेटा वो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होगा हर एलिमेंट का, नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का इक्वल होगा दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी, रिएक्टेंट साइड में भी, और प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों में अगर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट का अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि जो आपका रिएक्शन है वो कैसा है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, सॉरी रिएक्शन नहीं, इक्वेशन। जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे जिंक का कितना आइटम है, LHS ले लो पहले, इधर LHS ले लो, इधर RHS ले लो। जिंक जो है बेटा वो कितना है, जिंक है यहाँ पे LHS में है बेटा आपको 1 एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना एटम है, हाइड्रोजन आपको 2 एटम है। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना बेटा, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जिंक कितना है, जिंक 1 है। और सल्फर कितना है, सल्फर जो बेटा वो 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे देख लो, जो LHS में जितना नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट का, वो सेम कितना है, वो सेम एटम जो होगा एलिमेंट का वो RHS में भी है। देख लो यहाँ पे देखो जिंक का 1 था, जिंक का 1 है। हाइड्रोजन का 2 था, हाइड्रोजन का 2 है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। सल्फर 1, सल्फर 1। ठीक है, तो क्या होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एलिमेंट का, वो LHS और RHS में क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखते हैं बेटा जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है। तो दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल to the number of atoms of each element present in product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation। ठीक है, देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट
इन रिएक्टेंट। मान लो या कि यहाँ पे आयरन है Fe और यहाँ पे Fe3 है। Fe का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे क्या बेटा 3 है। और तो यहाँ पे कहीं Fe नहीं है, यहाँ पर भी कहीं Fe नहीं है। मतलब टोटल जो आयरन है Fe का जो एटम है वो LHS में कितना है, LHS में हो गया आपको 1 और RHS में कितना हो गया, RHS में हो गया बेटा आयरन का एटम टोटल 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट का वो LHS और RHS में सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का सेम है, H जो है वो यहाँ भी 2 एटम है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना बेटा 2 एटम है। लेकिन फिर ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे RHS में ऑक्सीजन का एटम 4 है। तो यहाँ पर देखो कि जो टोटल जो है एलिमेंट्स इनका नंबर ऑफ एटम्स जो है वो LHS और RHS में क्या नहीं है, सेम नहीं है। अब सेम नहीं है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसी को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए जो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो बेटा अब हम लोग देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। इससे पहले हम पढ़े कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो हर एलिमेंट का क्या होगा, सेम होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो एलिमेंट के वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं होंगे। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं, इसका पीछे कारण है कि जो केमिकल इक्वेशंस होता है या फिर जो केमिकल रिएक्शन है हमारा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको फॉलो करेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या बताता है, ये बताता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ एटम्स होगा या फिर जो हमारा एटम्स है रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का वो ना तो बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। बात को समझिए, जो रिएक्शन हो रहा है उसके दौरान जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब ना ही वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। इसका आप डेफिनेशन देख सकते हो, यहाँ पे लिख लो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको हम लोग एटम्स को बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो एटम्स होंगे या फिर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या रहेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न किए थे उसी का एग्जांपल लेकर के आसानी से समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो कैसे हम लोग को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बताता है या फिर समझाता है कि बिना बैलेंस किए हुए जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा सही अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बेटा एक एग्जांपल के मदद से समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कैसे हेल्प करता है। देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो क्या देता है हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ बेटा, मैग्नीशियम का हो गया आपको 24 ग्राम, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बोल दिया, क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 × 2 कर देंगे, 2 है एटम तो हो जाएगा आपको 32 ग्राम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा आपको हो जाएगा 24 + 16 कितना हो जाएगा ये 40 ग्राम। और इसका टोटल हो जाएगा रिएक्टेंट का हो जाएगा आपको 56 ग्राम। अब देखो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि एटम ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर क्रिएट भी नहीं होगा डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा
तब तो जो मास होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यहाँ पे मास सेम नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं एक बार बैलेंस करके कि बैलेंस करने के बाद हम लोग को जो मास होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होगा या नहीं। देखो बेटा, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होता है ना, उसके साथ हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। मान लो ऑक्सीजन, अगर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका है, ऑक्सीजन का है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट रहता जिसका एटम ऑक्सीजन से भी ज़्यादा रहता तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे। नीचे कभी 2 नहीं लगाते यहाँ पे, ठीक है, आगे लगाते हैं। सीनियर क्लास में जाओगे पता चलेगा ये मोल होता है। देखो यहाँ पर 2 लगा दिए, तो अब क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम के लिए भी हो गया और 2 ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। आगे जब लगता है बेटा, यहाँ पर जब 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, कोई भी नंबर प्लेस करेंगे तो वो दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीपल में चला जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इसको मैग्नीशियम 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर एक 2 लगा देते हैं। इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, लेकिन बहुत अप्रोप्रिएट होता है बेटा, हमेशा ये सही रहता है। जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट का रहेगा उससे बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो 2 इंटू 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको 16 इंटू 2। उसके बाद इस साइड देख लो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई मैग्नीशियम कितना है 24 प्लस इधर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन का 16। यहाँ देख लीजिए आ जाएगा 24 2 जा 48 ग्राम लगा लो, 32 ग्राम। और यहाँ प्रोडक्ट में आ गया आपको कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 40, तो यहाँ पे 80, और ये दोनों को भी ऐड करके हमको कितना आ गया, ग्राम लगा लो, ये दोनों को ऐड करके भी आ गया हम लोग को 80 ग्राम। तो इस कारण से बेटा हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। जनरली बच्चा लोग को सिर्फ इतना पता होता है कि बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है ये पहले समझो। बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आपका केमिकल रिएक्शन है, जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, वो किसको फॉलो कर सके, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। तो हम लोग कहेंगे कि बैलेंसिंग ज़रूरी है। नहीं तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी एकदम गलत नहीं होता है, तो हम लोग रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट उसको। वो 100% अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने पर उसको चलेगा काम, लेकिन नहीं करना है रिप्रेजेंट, कुछ नहीं करना है। बस समझ जाना है कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है वो आप समझ गए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा सके। कहीं कहीं हम लोग को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बुक में लिखा हुआ मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% गलत ही है, उस जगह पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का उतना ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए अनबैलेंस्ड भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है आपको। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा जहाँ पर भी केमिकल इक्वेशन लिखिएगा तो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखिएगा। तो बेटा इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, जो कि सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो बता रहे हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि LHS रहे या फिर RH रहे, कौन सा एलिमेंट का एटम जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो आप देख के बता सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका एटम जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है वो कितना है, टोटल 4 एटम प्रेजेंट है। इसमें ऑक्सीजन हो गया आपको 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको कितना है, यहाँ पर LHS में आपको LHS में आपको ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप पहले 4 रख के देखो बेटा, ये हीट एंड ट्रायल मेथड ही है। यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं नंबर रख करके, और ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, डायरेक्टली इससे आंसर आएगा ही आएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका है, आयरन है। आयरन कितना है बेटा, आयरन जो है Fe जो है वो आपको 3 एटम है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ आयरन का 1 एटम है। यहाँ तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पीछे कोई प्रोडक्ट और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये अपना एलिमेंटल फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में रहता है, तो थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ता है। फिलहाल कोई सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा 2 था, यहाँ भी 2 था, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, अब हो गया, हम बोले थे ना ये मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो 2 एटम है, ये 2 एटम और ये 4 जो आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपको 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे बेटा, बस
हो गया बेटा, ऐसे ही बन जाता है एकदम आसानी से। कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदल सकते हैं। अब काउंट कर लो, देखो यहाँ पे आयरन कितना है, Fe जो है वो 3 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन जो कितना हो गया 4 हो गया। इधर देख लो Fe जो है वो 3 हो गया, ऑक्सीजन जो है वो बेटा 4 हो गया, और हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया 8 हो गया। सबसे इजी तरीका है बेटा ये समझने का, सबसे मोस्ट इजीएस्ट वे जो है यही है कि आप सबसे पहले देखोगे कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट दोनों साइड में कौन सा एलिमेंट का एटम सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस करना चालू करेंगे। तो बेटा ये जो है ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम लोग देख लिए कि ऑक्सीजन का 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, LHS में 1 था, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चूंकि 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन तो 4 का 4 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे RHS में भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो गया, हाइड्रोजन का आइटम यहाँ भी 8 हो गया, ठीक है। आयरन कितना था, आयरन 3 था, तो यहाँ पे 3 लगा दिए, तो आयरन भी 3 हो गया। तो ऐसे करके बेटा बहुत आसानी से हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को, हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।